नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS यूट्यूब चैनल में। इकोनॉमिक्स की श्रृंखला को जो मैं बढ़ा रहा था उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में। इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जैसे कैसे निकाली जाती है, और कई ऐसे प्रश्न हैं कि जैसे आप व्यक्तिगत आय क्या होती है, व्यक्तिगत आय से संबंधित भी आपको प्रश्न मिलते रहते हैं। व्यक्तिगत आय निकाली कैसे जाती है, इस पर परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। वीडियो छोटा रहेगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यक्तिगत आय की, और दूसरा टॉपिक होगा व्यक्तिगत व्यय योग्य आय क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम बताएंगे, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय के बारे में बताएंगे, व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, इन तीन बातों को हम बताएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत आय से। व्यक्तिगत आय मतलब पर्सनल इनकम। आप जितनी भी आपके पूरे परिवार की जितनी भी आय है, कहने का मतलब है जितने भी स्रोतों से, चाहे वो कोई भी स्रोत हो, सबको मिला करके जो आपकी पर्सनल आय जो आपकी बनती है, इनकम जो बनती है, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत आय। दरअसल इसमें आपको ये याद रखना है कि जो सैलरी आपको मिलती है आपको वही ध्यान में, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ आपका बड़ा घर है, आपने रूम रेंट पे कुछ दिए हुए हैं, आप पे कोई अधिकारी हैं, आपके 50,000 रुपये सैलरी बन रही है, ऐसे कुछ है, तो आपकी मान लीजिए आपके फैमिली के टोटल मेंबर्स जितना भी कमाते हैं उसकी इनकम बनती है 1,00,000 रुपये। मासिक आपकी इनकम बन रही है कितनी? 1,00,000 रुपये है। 1,00,000 रुपये जो आपकी मासिक इनकम बन रही है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें टोटल को लेते हैं, इसमें भी हम टैक्स की बात नहीं करेंगे। मतलब आपके हाथ में जितना पैसा आता है उसको हमको देखना है कि उसको हम क्या बोलते हैं, वैयक्तिक आय। व्यक्तिगत आय मतलब कि आपके फैमिली में जितनी भी आय हो रही है उसको हमें लेना है, तो इसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत आय बोल देते हैं। लेकिन जब बात आती है कि व्यक्तिगत आय में याद है कि आपकी कमाई और सरकार के द्वारा जो टैक्स लिया जाएगा उसको निकाला नहीं गया है, अभी टैक्स क्या है उसमें इंक्लूड है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद व्यक्तिगत व्यय योग्य आय जब बात आएगी, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, तो व्यक्तिगत व्यय योग्य आय की जब बात आएगी तो इसमें हमें क्या करना रहता है, इसमें सरकार से जो टैक्स होते हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि अगर जो आपके 1,00,000 रुपये सैलरी बन रही थी, इसमें मान लीजिए सरकार ने कितना 20% इसका टैक्स ले लिया, तो आपकी सैलरी बन रही है 80,000 रुपये। मतलब कि जो आप जितने आप खर्च कर सकते हैं, मतलब कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जितना आप उस सैलरी का आप यूज कर सकते हैं, मतलब खर्च कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। मतलब कि वे आय जो टैक्स हटाने के बाद आपके पास बचती है। जानते होंगे आप 31 मार्च आने वाला है, लोग टैक्स फटाफट जल्दी जल्दी भर रहे हैं, तो क्या होगी, जो टैक्स पहले तो आपको सैलरी पूरी मिल जाती है लेकिन बाद में आपको इनकम टैक्स रिटर्न करना पड़ता है। तो ये जो इनकम टैक्स रिटर्न कर देते हैं उसी को हमें लेना है। तो ये चीज़ क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न करने के बाद मतलब जो भी आपकी आय वगैरह आप कहीं भी जो भी टैक्स वगैरह देते हैं उनको हटा दीजिए, उसके बाद जो आपके पास बचा उसी को हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर बात आती है व्यक्तिगत व्यय योग्य आय के ऊपर भी आपको कई तरीके से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत व्यय योग्य आय होती क्या है, इसमें क्या क्या होता क्या है, तो इसमें हमें देखना है। इसमें होता है मतलब निजी उपभोग व्यय, मतलब आप डेली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते होंगे कि कहीं आप कुछ घर के घरेलू सामान तो आप लाते ही होंगे। मतलब निजी उपभोग व्यय मतलब कि व्यक्तिगत व्यय योग्य आय किसके बराबर होती है, तो इनके बराबर होती है। मतलब व्यक्तिगत व्यय योग्य आय बराबर निजी उपभोग व्यय प्लस घरेलू बचत, ये भी एक बन सकती है बात। ये मतलब कि बातों को घुमाया जाए तब हम देखेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है। निजी उपभोग की वे क्या होता है, मतलब निजी उपभोग है, मान लीजिए आप डेली के यूज कभी साबुन ला रहे हैं, कहीं तेल ला रहे हैं, कहीं क्या ला रहे हैं, कहीं शर्ट ले आए, कहीं पैंट ले आए, कहीं आप कुछ भी आप डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी आपके खर्च होते हैं उनको हमें लेंगे। प्लस आपके 80,000 रुपये सैलरी, तो आप पूरी सैलरी तो खर्च नहीं कर देते होंगे, कुछ अपनी घरेलू बचत भी करते होंगे आगे भविष्य के लिए, तो उसको भी क्या करना रहता है, उसमें इन दोनों का मिक्स, अगर जो दोनों को जोड़ दें तो हमें यही आय मिलती है। ये चीज़ याद रखिएगा, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय बराबर कि निजी उपभोग व्यय प्लस घरेलू बचत। एक तो बात ये बन गई। अब दूसरी बात ये भी बन सकती है कि व्यक्तिगत व्यय योग्य आय बराबर और क्या हो सकता है, तो इसमें व्यक्तिगत आय माइनस का व्यक्तिगत कर। मतलब कि ये इसी तरीके से बन सकता है। मतलब कि सीधी बात है कि व्यक्तिगत व्यय योग्य आय क्या है, व्यक्तिगत आय है, मतलब कि जो आपकी अभी मैंने व्यक्तिगत आय पर बताया सब तरीके से पूरी व्यक्तिगत आय, उसमें से टैक्स निकाल देते हैं तो हमें मिल जाता है।
अब ये तो माइनस करने पे निकल रहा है, दोनों बातें सेम ही हैं। आप दोनों बातों को समझें, दोनों बातें एक ही बात कह रही हैं कि निजी उपभोग व्यय प्लस घरेलू बचत, मतलब ये है। या तो दूसरी तरीके से इसमें से क्या घटा दे तो हमें मिलेगा, तो व्यक्तिगत आय में से अगर जो हम व्यक्तिगत कर हटा देते हैं, मतलब टैक्स वगैरह सरकार लगाती है, तो वो हमें वही बराबर मिल जाता है। तो दोनों बातें सेम ही हैं, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। अगर जो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, जो इस तरीके से कभी प्रश्न को घुमाने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसे ही ऑप्शन आपके बना के दे दिए जाएंगे कि व्यक्तिगत व्यय योग्य आय बराबर क्या होता है। तो ये दे दिया, ये दे दिया, पूछेगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है, दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं सही है। तो आप याद रखना कि दोनों बातें सही हैं, इनको याद रखिएगा, दोनों बातें सही। व्यक्तिगत आय का मतलब कि जब आपके जितने भी सोर्स हैं उन सबको मिला लीजिए, उसको हम क्या, आपकी जो इनकम बनी उसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत आय। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर जो व्यक्तिगत आय में व्यक्तिगत व्यय योग्य आय निकालना है, तो टैक्स वगैरह जो सरकार लगाती है उनको हटा दीजिए, तो हमें व्यक्तिगत व्यय योग्य आय मिल जाएगी। तो व्यक्तिगत व्यय योग्य आय हम लोग जो अपने डेली के रोजमर्रा की जो खर्चे हैं उनको प्लस हमारी बचत को मिला दीजिए, तो भी वही बात आ जाती है कि वही हमें मिलता है। तो वही क्या कहलाती है, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय कहलाती है। तो फिर बात आती है, अब हम इसके बाद की हम बात देखेंगे, तो उसमें है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय मतलब कि एक एक व्यक्ति की आय, आपकी कितनी आय है। तो बात यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय का मतलब हम राष्ट्र की आय से आकलन करते हैं कि आखिर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो हमें देखना रहेगा कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं, ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 लोग रहते हैं। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं। कोई कमाता है 10,000 रुपये, कोई कमाता है 20,000 रुपये, कोई कमाता है 50,000 रुपये और कोई कमाता है 20,000। मतलब 2 लोग 20,000 कमाते हैं, एक लोग 50,000 कमाते हैं, एक लोग 10,000 रुपये कमाते हैं। टोटल कितनी आय बन गई आपके घर की? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये आपके घर की आय, लेकिन घर के सदस्य कितने हैं? घर के सदस्य हैं टोटल 10। तो एक एक व्यक्ति की आय कितनी बनेगी? 10,000 रुपये। मतलब कि जितनी जनसंख्या, मतलब जितनी संख्या होती है, मतलब जितनी टोटल आय को उनकी जनसंख्या से अगर जितनी टोटल होता है उनको भाग कर देंगे, सीधे मुझे प्रति व्यक्ति एक एक व्यक्ति की आय मिल जाएगी। तो हाँ, ये आप समझ सकते हैं कि किसी की एक 10,000 रुपये है, किसी की 20,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 20,000 रुपये है। लेकिन जब बात जो, ये तो सिर्फ 4 लोग कमाते हैं, बाकी 6 लोग हैं जो ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी कोई आय ही नहीं है। तो जो 6 लोग हैं वो इस बात से खुश हो सकते हैं कि मेरी प्रति व्यक्ति आय तो 10,000 रुपये है ही, मेरे पास 10,000 रुपये तो आ ही रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कि अगर जो व्यक्तिगत रूप से देखें तो बेरोजगार बैठे हैं 6 लोग। तो यही आकलन, इसके आधार पर हम इस क्या कर सकते हैं, हम देश की आर्थिक समृद्धि का आकलन कर सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही तो सीधी बात है वो बढ़ रहा होगा। लेकिन वास्तविकता में ये होता है कि इनकी आय तो बढ़ जाती है। अब फिर बात ये हुई, मान लीजिए जैसे 50,000 रुपये कमाने वाला 1 लाख रुपये पहुंच गया, इसकी सैलरी कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। इनकी भी कुछ बढ़ गई, इनकी भी कुछ बढ़ गई, सबकी बढ़ गई। लेकिन जो 6 लोग थे वो आज के आज वो भी बेरोजगार ही बैठे हैं। लेकिन अब सबकी जो 10,000 रुपये थी वो कितनी हो गई? 20,000 रुपये बढ़ के हो गई। सब बाकी 6 लोग फिर खुश हो रहे हैं कि मेरी तो सैलरी 20,000 रुपये हो गई। मतलब प्रति व्यक्ति आय के तौर पर हम देखें 20,000, लेकिन सही बात है कि उनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं आ रहा है, बाकी के लोग कमा रहे हैं। यही हाल बिल्कुल होता है तब जब हम देखते हैं, जब पूरे देश की जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो उसमें बिल्कुल इसी तरीके से निकाला जाता है कि कितने प्रति व्यक्ति आय कितनी निकलती है। मान लीजिए पूरी राष्ट्र की आय कितनी है, ये कोई मान लीजिए कोई देश है, इसमें कुल रहते हैं कितने? 10 लोग। उदाहरण बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। 10 लोग रहते हैं, 10 लोग में बिल्कुल यही एग्जाम्पल ले लीजिए। 10 लोग रहते हैं, 10 लोगों की मासिक आय कितनी हो रही है? 20 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए मान लेते हैं। 2 लाख रुपए इनकी क्या है कि इनकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए है। लेकिन है कितने लोग? 10 लोग हैं। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी निकली? प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है कितनी? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये क्या हो गई? प्रति व्यक्ति आय निकल गई। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश की कुल जनसंख्या, मतलब सबसे पहले आपको लेना है कि कुल राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या से जैसे हम भाग देते हैं, मतलब कुल आय को उसकी हम जनसंख्या से जैसे भाग देंगे, हमें प्रति व्यक्ति एक एक व्यक्ति की आय निकल जाएगी। दरअसल इसको आकलन के लिए भी आप जानते होंगे कि आप एक आधार वर्ष चुन लिया जाता है कि इस आधार वर्ष के आधार पर हम निकाल लेंगे कि कितनी राष्ट्रीय आय बनेगी। जैसे आप जानते होंगे मुद्रास्फीति, मैं आगे बताऊंगा मुद्रास्फीति के बारे में। आप जानते होंगे कि पहले अगर जो आप देखेंगे तो एक
आधार वर्ष था जो 2004 और 5 हुआ करता था, लेकिन बाद में उसमें चेंजेस लाए गए और बन गया वो 2011-12। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आधार वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो कितनी है, 2011 और 12 उसका आधार वर्ष है। क्यों आधार वर्ष चेंज किया गया और क्यों नहीं हम 2017-18 कर देते हैं, 18-19 पे क्यों नहीं ले आते हैं, तो उसको हमें समझना होगा। आइए उसको भी समझ लेते हैं। दरअसल बाजार मूल्य पे हम कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं। स्थिर मूल्य सूचकांक आगे मैं बताऊंगा इनके बारे में जब हम बात करेंगे, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर इनको हम अभी समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में मान लीजिए टमाटर कितने रुपए किलो है, 10 रुपये किलो मान लीजिए इस समय वर्तमान में टमाटर, मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए 2004 में टमाटर कितने रुपए था, 10 रुपये किलो था। बात मैं 2008 की कर रहा हूँ। जब मैं 2008 की बात कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि 2004 में टमाटर 10 रुपये किलो था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2007 में हो गया, 2007 में टमाटर हो गया कितना, 20 रुपये किलो। 2007 में टमाटर कितना हो गया, 20 रुपये किलो। 2008 में हो गया 12 रुपये किलो। 2009 में हो गया 13 रुपये किलो। 2010 में हो गया 17 रुपये किलो। तो हम जब देखते हैं कि मिनिमम हमें देखना होता है कि दरअसल ये क्या महंगाई की दर को घटा ऊपर नीचे हो रहा है, कि आखिर मुद्रास्फीति आखिर कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। दरअसल हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी साल बारिश हो गई, टमाटर की फसल अच्छी नहीं हो पाई तो टमाटर का मूल्य बढ़ गया। किसी समय टमाटर के उत्पादन इतनी ज़्यादा हो गई, टमाटर का रेट घट गया। तो टमाटर का रेट जो ऊपर नीचे हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है, तो कहने का मतलब ये कि हम एक आधार वर्ष ले लेते हैं कि टमाटर अगर जो अगले वर्षों में हम आकलन करेंगे कि टमाटर इस रेट के नीचे तो नहीं गया है, ये उसका आधार वर्ष कहलाता है। क्योंकि में महंगाई जो होती है उसको बाहर हम कर देते हैं। क्योंकि अगर जो हम देखें 2007 का ले लीजिए 20 रुपये, 2008 का 12 रुपये, 2009 का 13 रुपये, 2010 का 17 रुपये हो। लेकिन हमने ये देखा है कि 2004 के बाद से टमाटर कभी भी 10 रुपये के नीचे नहीं आया है। कि मान लीजिए 2009 में टमाटर अगर जो 9 रुपये आ जाता तब ये आधार वर्ष 2004 नहीं रहता, तब ये 9 रुपये का हम मान लेते कि हो सकता है 2003 में 8 रुपये रहा हो तो आधार वर्ष 2003 हो जाता। तो मैंने ये देखा ये देखा जाता है इसमें कि 2004 में जो टमाटर था वो 10 रुपये था। वो 10 रुपये के बाद अगर जो आगे के वर्षों की तुलना की जाए तो किसी भी वर्ष में टमाटर 10 रुपये से नीचे नहीं आए। मतलब महंगाई रेट अगर हम देखेंगे तो मुद्रा कि अगर जो रुपये जो टमाटर का रेट है वो 10 से 20 के बीच में घूम रहा है, लेकिन 10 के नीचे नहीं आ रहा, बस वहीं उसको आधार वर्ष घोषित कर देते हैं। यही हाल बिल्कुल 2011-12 में किया गया। इसको बिल्कुल वही ले लीजिए, मान लीजिए 2011 की बात थी। 2011 में मतलब कि वो एक आधार वर्ष होता है कि कभी भी टमाटर का रेट, मैं उदाहरण के तौर पे टमाटर को ले रहा हूँ, टमाटर का रेट किसी भी हाल में उसके नीचे नहीं जाएगा। मतलब कि 10 रुपये के नीचे नहीं जा सकता। 10 रुपये के नीचे नहीं जाएगा मतलब वो आधार वर्ष घोषित कर दिया गया कि इससे नीचे महंगाई इससे कम नहीं हो सकती, इसके ऊपर ही रहेगी। और किसी वर्ष ज़्यादा होगी, किसी वर्ष कम होगी, किसी वर्ष ज़्यादा, किसी वर्ष कम। इसी आधार पर क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय निकाली जाती। कुल जो राष्ट्रीय आय है उसको हम क्या कर देते हैं कि जनसंख्या से जैसे हम भाग देते हैं हमें प्रति व्यक्ति आय आसानी से मिल जाती है। तो इसी से क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की गणना कर ली जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है प्रति व्यक्ति आय निकाली कैसे जाती है। तो कैसे प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे में क्या करेंगे हम, तुरंत देश की जनसंख्या से जैसे भाग देंगे हमें तुरंत मिल जाएगी। आप इनको आप जीडीपी पे भी निकाल सकते हैं। इनको आप मान लीजिए जैसे आपसे पूछा जाए कि जीडीपी पे कुल देश की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, तो जीडीपी देश की कुल जितनी जीडीपी होगी चालू कीमत पर है कि वैसे फैक्टर कॉस्ट पे तो निकाला नहीं जाएगा, चालू कीमत पे में निकाल लेंगे। मान लीजिए जैसे बाजार कीमत पे हमें स्थिर मूल्य सूचकांक पे निकालना है तो स्थिर मूल्य एक आंकड़ा लेंगे, उसके आधार पर हम जीडीपी की गणना करेंगे। जैसे ही जीडीपी की गणना करेंगे हम जीडीपी को बटे में जनसंख्या जैसे भाग देंगे हमें तुरंत प्रति व्यक्ति उत्पाद मिल जाएगा। कि एक मान लीजिए जैसे एक हमारे मतलब उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए पूरे एक देश में 1 टन मतलब 100 किलोग्राम आलू हो रहा है। 100 किलोग्राम अगर जो आलू हो रहा है हमारे, तो ये क्या हुआ हमारे देश का मतलब अगर हम देखें तो क्या जीडीपी कितना है, 100 आलू है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, समझिएगा इसको, 100 आलू। लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पाद कितना है, अगर 10 लोग रह रहे हैं तो 10 लोग रह रहे हैं तो कितना आ जाएगा, सभी आदमी के ऊपर 10 केजी आ जाएगा। तो ये क्या होगा, प्रति व्यक्ति उत्पाद आ जाएगा। तो इसी भी आधार पर प्रति व्यक्ति उत्पाद जीडीपी पे भी निकाला, प्रति व्यक्ति उत्पाद भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल प्रश्न जो होते हैं इनमें परीक्षा मतलब इनको प्रश्नों को बात ये होती है कि घुमा देते हैं थोड़ा सा। जब घुमा देते हैं तो अगर जो आप भी उसी की तरीके से घूम गए तो आप प्रश्न लगा लेंगे, नहीं घूम पाए तो फिर आप प्रश्न गलत हो जाएगा। प्रश्न कहीं नए नहीं बनते हैं, प्रश्न वही पुराने प्रश्न आते हैं, लेकिन उनको घुमाने की प्रवृत्ति आयोग को पता होती है, वो उसको घुमा देता है। बस आपकी
देखना रहता है कि आप उस घुमाए गए प्रश्न को कैसे पकड़ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर फटाफट बता दूँ, व्यक्तिगत आय का मतलब कि आपकी टोटल इनकम, इसमें टैक्स भी उसमें ऐड रहते हैं। अगर उसके बात करें तो व्यक्तिगत व्यय योग्य आय की बात करें तो व्यय योग्य आय मतलब उसमें टैक्स हटा देंगे। और उसके बाद प्रति व्यक्ति आय का मतलब कुल राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, जैसे हम भाग देंगे हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। उसके बाद में कुछ फैक्ट हैं यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी जानते होंगे, तो इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब इन्होंने निकाली, उसमें उन्होंने देश की प्रति व्यक्ति आय जो उन्होंने बताई थी वो बताया था 20 रुपये। तो 20 रुपये 1868 की बात है, 20 रुपये इन्होंने अपनी आय मतलब देश की आय प्रति व्यक्ति आय के बारे में गणना की थी। उन्होंने बताया था कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत उन्होंने दिया, बताया कि जो भारत का धन है वो विदेशों में इंग्लैंड वगैरह में जा रहा है। फिर लॉर्ड कर्जन जानते होंगे आप, बंगाल का विभाजन वगैरह इसी ने किया था। 30 रुपये इन्होंने अपना आकलन बताया। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने 30 रुपये बताया। उसके बाद में VKRB राव हैं, वो 62 रुपये बताते हैं। 1931-32 के आसपास की बात है। तो इन तीनों को मेन इंपॉर्टेंट, आप दादा भाई नौरोजी पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। 20 रुपये इन्होंने बताया था। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मौद्रिक नीति वगैरह के बारे में आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। मुद्रास्फीति वगैरह क्या होती है, ऐसे जो समझाने वाले टॉपिक हैं उनको मैं सोच रहा हूँ पहले ख़त्म करूँ। फैक्चुअल वाला टॉपिक भी मैं आगे आगे ख़त्म करूँगा, क्योंकि फैक्ट भी बताना जरूरी है। लेकिन जो पहले कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के, जो उनको पढ़ना थोड़ा ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं एस्ट्रोनॉमी की श्रृंखला जो मैं चला रहा हूँ वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।